वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जिनको कासी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 1 to 12 फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कासी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जैक्टली यही इसकी डेफिनेशन है, यही हमारा आंसर होगा। दूसरे में गलती ये है कि पार्टली लिखा हुआ है, पार्टली क्रिएटेड बाय लॉ और बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं जो हमारे कासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑब्लिगेशन पार्शियली इन्फोर्सेबल और बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत होगा क्योंकि कासी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा होता, सर्टन रिलेशन लॉ क्रिएट कर रहा होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की वजह से अराइज नहीं हो रही होती। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2 है कि कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन। तो कासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनके पीछे जो लीगल रीजन डिफाइन की जाती है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस है, जिसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक शख्स की एक्सपेंस पर या कॉस्ट पर किसी दूसरे पर्सन को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अगर एक इनकेपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई की हैं तो उसके पैसे क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। नॉन ग्रेटिशियस एक्ट किया है तो उसके पैसे कंपनसेशन ले सकते हैं। फाइंडर ऑफ गुड जो है वो ट्रू ऑनर से उसके अपने जो उसको ढूंढने के लॉफुल चार्जेस हैं वो उससे ले सकता है, लेकिन उसको चीज़ वापस करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरेस्टेड पर्सन अगर किसी की लॉफुल ड्यू अमाउंट पे कर देता है तो वो उससे पैसे रीइंबर्स कर सकता है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस इन्वॉल्व होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है कि इन केस आर्टिकल्स ऑफ नेसेसरीज आर सप्लाइड टू पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, जैसे माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और टू हिज डिपेंडेंट, द सप्लायर इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड। तो जो सप्लायर है वो उसकी प्रॉपर्टी से, इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंट इज इनकरेक्ट, पर्सनल लाइबिलिटी उस पर्सन की नहीं होती, और क्योंकि ऑप्शन ए ठीक है तो नन ऑफ अबव जो है वो करेक्ट ऑब्वियसली नहीं होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। कंपनसेशन फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट इज वैलिड प्रोवाइडेड दैट, उसमें क्या शरायतें हैं कि पार्टी डूइंग एक्ट हैज एन इंटेंशन टू गेट कंपनसेशन। ऑब्वियसली वो क्योंकि नॉन ग्रेटिशियस है तो वो उसकी कंपनसेशन और कंसिडरेशन तो चाहते हैं। द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन मस्ट हैव गॉट बेनिफिट, ये भी सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली है कि जिसके लिए आपने काम किया उसको फायदा भी हुआ हो। एक्ट डन बाय द पार्टी इज लॉफुल, जो काम है वो लॉफुल हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो ऑल ऑफ अबव हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 है कि इन केस नेसेसरीज आर सप्लाइड टू द पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, यानी माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। हम जब डिफरेंट केस लॉ को देखते हैं तो कोर्ट्स ने रीजनेबल प्राइस अलाउ की है, उन्होंने हाई प्राइसेस जो हैं वो अलाउ कई जगह पर नहीं की, डिसअलाउ कर दिया और कहा कि जो सप्लाईज हैं उनकी रीजनेबल अमाउंट आप रिकवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फाइंडर ऑफ गुड्स इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन फॉर टेकिंग, तो उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि फाइंडर ऑफ गुड्स को इतनी रीजनेबल केयर लेनी होती है गुड्स की जितनी कि वो अपनी गुड्स की लेता इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो रिक्वायर्ड लिटल, जितनी ले सकता है ये नहीं, रीजनेबल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है कि व्हेन वन पार्टी अंडर अ मिस्टेक पेज मनी टू द अदर पार्टी विच इज नॉट ड्यू बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर लॉ कहता है कि भाई बाय मिस्टेक जो पेमेंट हो गई है या अंडर कोर्जन जो पेमेंट हुई है वो वापस होनी होती है, वो दूसरी पार्टी को लाजमी वापस करनी होती है। दैट अदर पार्टी शुड रिफ्यूज टू रीपे इट, द अदर पार्टी मस्ट रीपे इट, ये करेक्ट होगा। द अदर पार्टी मे वाली बात नहीं है, लाजमी वापस करनी होती है। मे रिफ्यूज टू रीपे इट ये भी नहीं है, वो लाजमी वापस करनी है तो रिफ्यूज तो कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है कि कास्टी कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज क्रिएशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज विदाउट मेकिंग एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कास्टी कॉन्ट्रैक्ट। तो कास्टी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई और फिर पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा कास्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू द पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, जैसे माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन को या उनके डिपेंडेंट को, ये दोनों ही कासी कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट और सर्विस, ये भी कासी कॉन्ट्रैक्ट है। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर ग्रेटिशियस एक्ट और सर्विस,
ग्रेटिशियस एक्ट तो वो होता है जो कि किया ही इसलिए गया है कि दूसरे से आप कोई कंसिडरेशन नहीं चाहते, उसकी मदद के लिए आउट ऑफ कर्टेसी किया गया है। तो ये इसमें ये काफी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसमें क्लेम नहीं कर सकते। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने वो बताना है जो टाइप ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट ना हो। क्वेश्चन 9 है कि मिस्टर ए हैज लॉस्ट हिज पेट डॉग, नॉट बीइंग एबल टू फाइंड इट आउट, ही अनाउंसेस दैट हूसोएवर फाइंड्स इट एंड रिटर्न्स इट बैक टू हिम, ही विल सूटेबली रिवार्ड हिम। मिस्टर डी फाउंड दैट डॉग एंड टुक कस्टडी ऑफ इट। तो जिसको चीज मिले और वो उसकी कस्टडी ले ले वो फाइंडर ऑफ गुड्स बन जाता है। ऑन ट्रेसिंग मिस्टर ए, मिस्टर डी क्लेम्ड एक्सपेंसेस विच ही इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डॉग एंड रिवार्ड। स्टेट द लीगल पोजीशन, वो रिवार्ड भी क्लेम कर सकते हैं और जो डॉग की मेंटेनेंस पर लॉफुली उनके एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी ट्रू ऑनर से क्लेम कर सकते। सो पहला है कि ओनली रिवार्ड, ओनली एक्सपेंस नहीं, बोथ रिवार्ड एंड एक्सपेंस। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पे नथिंग ये गलत है क्योंकि दोनों क्लेम हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 है कि मिस्टर एक्स सप्लाइड राइस एंड व्हीट वर्थ ₹20,000, मिस्टर वाई सप्लाइड अ मोबाइल फोन वर्थ 30,000 and Mr. Z lent 50,000 for the purchase of necessaries to the wife and children of Mr. M, a lunatic. Mr. M has assets worth rupees 1 lakh. Can Mr. X, Mr. Y and Mr. Z recover anything from Mr. M? तो क्या वो रिकवर कर सकते हैं? पैसे तो तीनों को देने जितने मौजूद हैं, लेकिन रिकवर कौन कर सकता है? राइस एंड व्हीट क्लियरली नेसेसरीज हैं। मोबाइल फोन नेसेसरीज क्लासिफाई नहीं होगा और परचेज ऑफ नेसेसरीज ये तो क्लियरली हैं। तो मिस्टर एक्स क्लेम कर सकते हैं और मिस्टर जी क्लेम कर सकते हैं। मिस्टर वाई इसलिए क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने नेसेसरीज सप्लाई नहीं की। तो हम वो आंसर पिक करते हैं जिसमें मिस्टर एक्स और मिस्टर जी हों और मिस्टर वाई ना हों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 है कि इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट और सर्विस द ऑब्लिगेशन टू पे अराइजेस इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, द थिंग मस्ट हैव बीन डन और डिलीवर्ड लॉफुली। बिल्कुल चीज लॉफुली होनी चाहिए, इलीगल चीज में नहीं क्लेम कर सकेंगे। द पर्सन हु हैड डन और डिलीवर्ड द थिंग मस्ट नॉट हैव इंटेंडेड टू डू सो ग्रेटिशियसली। तो ये तो टाइटल है कि नॉन ग्रेटिशियस होना चाहिए, ये भी शर्त है। द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट। ये भी लॉ के सेक्शन में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि अदर पर्सन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ दैट एक्ट और थिंग्स। तो तीनों ही ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। इन कासी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर लीगल फॉर्मेलिटीज एज सच नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और नन ऑफ दिस। अब वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन कासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कासी कॉन्ट्रैक्ट तो वो ऑब्लिगेशन होती हैं जो एग्रीमेंट के बगैर लॉ ने इंपोज की होती हैं। तो इसमें सही आंसर लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि लॉ की तरफ से वो ऑब्लिगेशन इंपोज हुई होती है, पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन अराइज हो। इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन करेक्ट आंसर नहीं होगा और करेक्ट आंसर होगा बी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।